ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम इस वक्त। और अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मामले की जिससे भारत, ईरान और भी कई जगह पर, हालांकि ये मामला है, लेकिन एक साथ ईरान में भी और भारत में भी ये मामला गर्म है। देश विदेश में हिजाब का मामला, बंदिशों पर घमासान जारी है। और एक बहुत ही मार्मिक कविता है प्रसून जोशी की। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे लोहार के घर दे दीजो, जो मेरी जंजीर पिघलाए। प्रसून जोशी की ये मार्मिक कविता बच्चियों के लिए समाज के कई बंधनों से मुक्ति का एक संदेश है। लेकिन इन्हीं बंदिशों के खिलाफ ईरान की बेटियां कई दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं। ईरान में भारी पुलिस व्यवस्था के बावजूद बेटियां सड़क पर उतरकर हिजाब जला रही हैं विरोध स्वरूप। और हिजाब के विरोध में ईरान की बेटियां अपनी चोटियां, अपने बालों की चोटियां काटकर फेंक रही हैं। ईरान के इस उग्र प्रदर्शन में अब तक 40 महिलाओं की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी वहां की महिलाएं अपनी मांग को लेकर अडिग हैं कि वो हिजाब के विरोध में हैं। लेकिन भारत में मुस्लिम लड़कियों के स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर कुछ संगठन अपनी जिद पर लगातार अड़े हुए हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब मामले पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब फैसला सुरक्षित है। लेकिन जो कुछ हुआ है, बच्चियों को स्कूल में हिजाब पहनाने की जिद पूरी करने के लिए 70 से भी ज्यादा याचिकाएं हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डाली गईं। और हिजाब का समर्थन करने वाले संगठनों ने देश के 21 बड़े वकीलों की सेवाएं ली हिजाब के पक्ष में फैसला लाने के लिए। कर्नाटक सरकार के स्कूलों में क्लासरूम के लिए वर्षों से ड्रेस कोड लागू है। कुछ लड़कियों के परिवार ने इसी को चुनौती दी है। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक भेदभाव क्यों, और समाज की सारी बंदिशें महिलाओं पर ही क्यों? यह बड़ा सवाल है जिस पर हम सभी को चर्चा करने की जरूरत है। हम सभी को इस पर सोचने की जरूरत है। और जैसा कि हमने बार बार बताया कि यह मामला कर्नाटक में, भारत में जो शुरू हुआ था वो कर्नाटक से शुरू हुआ था। आयशा खानम हमारी संवाददाता बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस खबर पर। आयशा, जिस तरह से कि हम देख रहे हैं आयशा, एक मार्मिक कविता भी हमने बताई, सुनाई प्रसून जोशी की। 21वीं सदी है, हम लगातार भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं आयशा। और ईरान की महिलाओं ने, वहां के लोगों ने इस चीज को समझ भी लिया है, इसीलिए वो प्रदर्शन कर रही हैं। कर्नाटक में क्या कुछ हो रहा है? क्या जो संगठन हैं, जिस तरह बड़े बड़े 21 वकीलों की सेवा ली, अब फैसले का इंतजार है। लेकिन फैसले से बड़ी बात होती है मानसिकता बदलने की। इसके लिए कर्नाटक में कुछ हो रहा है कि नहीं? जी देखिए, बहुत ही खूबसूरत कविता से शुरू किया आपने ये पूरा मामला। तो कर्नाटक में इस वक्त जो हिजाब को लेकर जो जिद पर अड़े हुए हैं कुछ लोग, कुछ संगठन जो इसका समर्थन कर रहे हैं, तो जाहिर है वो ईरान की ये तस्वीरें भी देख रहे होंगे और जरूर उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि अब वक्त आ गया है कि कट्टरपंथियों के चेहरे से ये नकाब जो है, जो महिलाओं पर जबरदस्ती हिजाब पहनाने की जिद है, अब उनके चेहरों से नकाब, इन कट्टरपंथी ताकतों के चेहरों से नकाब अब उतरने का वक्त आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये पूरा मामला जो कर्नाटका हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी, तो इसके पूरे तार तार से इस पर बहस हुई है। यहाँ तक कि कुरान को हाईकोर्ट में लाया गया, कुरान में जो आयतें हैं उसके बारे में कहा गया। और एक खास बात ये भी है लालचंद, कुरान में कहीं भी ये नहीं कहता कि महिलाएं किस तरह से अपने बाल छुपाएं, बाल दिखाना हराम है। ये बात कुरान में कहीं भी नहीं है। यही तो विडंबना है। बिल्कुल, अगर ये बात होती तो हो सकता है, अगर जो चीज जो मुसलमान अपने धर्म से ज्यादा जुड़े हैं तो ये हिजाब जरूर पहन लेते, लेकिन कहाँ है कुरान में कि बाल दिखाना हराम चीज है। तो ये जो सरकारी जो ईरान में जो हो रहा है वो भी तो एक सरकारी नियम है, एक रूल बनाया गया था 1970 के बाद, जब कट्टरपंथी सरकार वहां पर सत्ता में आई। उससे पहले ईरान में महिलाएं हिजाब या स्कार्फ नहीं पहनती थी वहां पर। और अब कर्नाटक में भी आप देखिए, ये भी पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में
छोटी छोटी छात्राएं हिजाब पहनने लगी हैं। और ये देखकर हमें भी यहाँ पर हैरानी हुई कि आखिरकार ये कब हुआ कर्नाटक में कि इतनी छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल आने लगी थी, और ये एक यूनिफॉर्म रूल का उल्लंघन भी होता रहा। लेकिन हिंदुस्तान में अभी तक वैसी नौबत नहीं आई है कि सब पर हिजाब पर बैन लगा दिया गया है। ये मामला स्कूल तक सीमित था, स्कूल के ड्रेस कोड तक सीमित था, तो इस पर ही सुनवाई हुई थी। तो जाहिर है जो वकील, जो लोग इसकी वकालत कर रहे हैं, वो इस पर गौर करेंगे कि हिंदुस्तान में अभी तक ऐसे हालात नहीं आए हैं कि कोई भी हिजाब नहीं पहनती। यहाँ पर छूट है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर छूट है कि आप पहनो या ना पहनो। लेकिन अब पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है। तो जाहिर है कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था और कहा था कि इस्लाम पहना, माफ कीजिएगा, हिजाब पहना अनिवार्य नहीं है, तो ये बात हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी साबित हो गई हो। तो कर्नाटक सरकार ने भी लगातार अपनी तरफ से कई दलीलें पेश की है। और गौर करने वाली बात यह भी है लालचंद, मैं आपको बता दूं कि जो लोग इस हिजाब की वकालत कर रहे हैं, जो वकील इस बारे में खड़े हैं कोर्ट में, हमने देखा है उनके परिवार के लोग, उनके परिवार की महिलाएं हिजाब पहनकर नजर नहीं आती। वो चाहते हैं ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प बात आपने कही। बिल्कुल, उनकी बेटियां, उनके बच्चे जो हैं कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे हैं, फॉरेन में एजुकेशन ले रहे हैं, तो ये हिजाब की वकालत किसके लिए कर रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला, ये जो मामला है, क्या रुख लेता है। जी आयशा, आप भारत की बेटी हैं और ईरान की बेटियां विरोध में अपने चोटी तक काट करके फेंक रही हैं। 40 से ज्यादा महिलाएं वहां पर मारी गई हैं। आयशा, ये बताइए कि एक तरफ वो सड़क पर और घरों में हिजाब पहनने का विरोध कर रही हैं कि नहीं, हमारे ऊपर नहीं थोपना चाहिए इसको, और दूसरी तरफ यहां आपने बिल्कुल सही कहा, यहां घरों में पहनने में, बाजार में पहनने पर, सड़कों में पहनने पर कहीं कोई बात नहीं है, सिर्फ क्लासरूम में ड्रेस कोड को लेकर के बात है। और उसके बावजूद इस तरह की मानसिकता। आयशा, ये बताइए कि ये जो कंट्रास्ट है, बेटियों को बराबरी का अधिकार देने के लिए एक बेटी के तौर पर आप भी क्या महसूस करती हैं? हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे देखना चाहिए, या फिर ये जो एक फर्क है अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम जो मोटे तौर पर कहा जाता है, तो क्या ये फर्क वही है? जी देखिए, ये एक हिजाब जो है एक ताकत का चिन्ह बन गया है, सिंबल बनता जा रहा है कि कंट्रोल में रखा जाए, महिलाओं को अपने कंट्रोल में रखा जाए। महिलाएं वो बातें सुनी इन लोगों की, इन कट्टरपंथियों की। और एक बात ये भी है कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में हम रहते हैं, तो जाहिर है यहाँ पर ये कुछ कट्टरपंथी ताकतें महिलाओं पर अपना जो है रोब जमाना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि एक राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं कि हिजाब तमाम लोग पहने, क्योंकि हम कह रहे हैं ड्रेस कोड ये लोग तय करेंगे, और ये कट्टरपंथी ताकतें महिलाओं के लिए ड्रेस कोड तय करेंगे। तो ये ड्रेस कोड महिलाओं के लिए अगर तय करते हैं, तो इस्लाम में कोई ना कोई ड्रेस कोड पुरुषों के लिए भी होगा। तो ये खुलकर क्यों बात नहीं होती इस पर, क्यों इस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता? तो जाहिर है इस आज के दौर में जब हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो हिजाब पहनाकर ये क्या साबित करना चाह रहे हैं लोग कि हिजाब पहनकर आप इस्लामिक हैं, आप ज्यादा धार्मिक हैं और आप इस्लाम की रक्षा कर रहे हैं। तो ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जिम्मेदारी महिलाओं पर ही क्यों? अगर महिलाओं, बहुत बड़ा सवाल, इस्लाम के इस्लाम धर्म की आपको रक्षा करना है, इस्लाम धर्म का पालन करना है, तो महिलाएं क्यों इसका ठेका ले? क्यों वो ठेकेदार खुद इसका ठेका लेकर इस्लाम की सुरक्षा नहीं करते आगे बढ़कर? हमने देखा कि कल जिस तरह से पीएफआई के जो छापेमारी हुई, धरपकड़ हुई, और उसके बाद ये बात सामने आई कि किस तरह से लगातार ये लोगों को भटकाते रहे हैं। मैंगलोर में ये बात तो लगभग साफ हो गई है। कर्नाटक सरकार ने सबूतों के साथ इस पूरी हमारे साथ आयशा कोर्ट में साबित किया है। आयशा, हमारे साथ बने रहिए। और दर्शकों, अभी हमने भारत की एक बेटी जो हमारी संवाददाता आयशा हैं, उनकी प्रतिक्रिया आपको सुनाई, और अब भारत की एक और बेटी हमारे साथ जुड़ चुकी है, अंबर जैदी, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत बुलंदी से अपनी बातें रखती हैं अंबर जैदी। अंबर जैदी, बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। ये बताइए कि भारत की बेटी
भारत की बेटी के तौर पर आप लगातार मुहिम चलाती रहती हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन ईरान की बेटियों की जो हालत है उसे देख करके आपको क्या लगता है कि भारत में जो ये अभियान है, आधुनिकता का अभियान, जिस तरह का आप लोग एक पैगाम देती हैं, उसे और धारदार और जोरदार करने की जरूरत है ताकि एक आधुनिक भारत का निर्माण हो पाए और बेटियों को देखिए बेटों के बराबर अधिकार मिले हर मामले में। भारत की जो हम बात कर बिल्कुल देखिए, भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में ऐसी कोई भी रूढ़िवादी प्रैक्टिस या ऐसी कोई भी कल्चर कभी नहीं रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं, जब से हिजाब पर भारत में बहस छिड़ी है तो लोग कहते हैं कि घूंघट और जो महिलाएं करती हैं वो भारत की सभ्यता में शामिल है, जबकि ऐसा नहीं है। कि भारत में जो ये घूंघट की प्रथा आई, ये जब आक्रमणकारी यहाँ पर आए, आक्रांताओं ने जब महिलाओं पर आक्रमण करना शुरू किए, उनको हिंसा का शिकार करना शुरू किया, उसके बाद से महिलाओं में ये एक चलन बना दिया गया कि आप थोड़ा सा खुद को ढक कर रखें। तो ये भारत की सभ्यता में कभी नहीं रहा है कि महिलाओं पर कोई जबरदस्ती या उन पर कोई भी पितृसत्तात्मक मानसिकता थोपी जाए। लेकिन आज जो समान अधिकार के नाम पर इन रूढ़िवादी मानसिकताओं को महिलाओं पर थोपने की कोशिश की जा रही है, तो ये ना तो धर्म है और ना ही ये फ्री विल और ना ही ये एक्सप्रेशन का मामला है, फ्री एक्सप्रेशन। ये सारी सिर्फ और सिर्फ पितृसत्तात्मक सोच का, मानसिकता का ये एक प्रदर्शन है जो पुरुष महिलाओं के ऊपर अपनी सोच को लादना चाहते हैं और महिलाओं के इर्द गिर्द दायरे तय करना चाहते हैं। अगर महिलाओं की इतनी ही आप अधिकारों की चिंता है तो कभी हमने नहीं देखा कि ट्रिपल तलाक या अब तलाक एहसन या महिलाओं की आप एजुकेशन की बात करें, सुरक्षा की बात करें, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करें, किसी चीज पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर ये लोग बाहर नहीं निकलते। लेकिन हिजाब को महिलाओं का अधिकार बताकर ये लोग किस तरह हंगामा मचाए हुए कि दर्जनों सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं पहुंच गई और 11 दिन से लगातार सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। कितनी हमारे देश में पेंडेंसी ऑफ केसेस है, कितने अहम केसेस पेंडिंग है, लेकिन 11 दिन से बहस चल रही है हिजाब पर। तो सोचने की बात है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, हम क्या वाकई में अपनी बेटियों के अधिकार चाहते हैं या इन सारी चीजों को इस्तेमाल करके हम अपनी ही राजनीति में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। अंबर, एक बात मैं खास तौर पर यह भी जानना चाह रहा हूं कि हमने ये देखा है कि पिछले कुछ दशकों में ये जो चीजें हैं ये थोड़ी ज्यादा बढ़ी हैं। और जो बात मैं आयशा से भी कह रहा था कि आयशा ने कहा कुरान में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का जो इस्लाम का फर्क है उसका नतीजा हम ईरान की सड़कों पर देख रहे हैं। भारत में वो नौबत ना आए, इसके लिए अभी से यहां पर उस तरह के कट्टरपंथियों को रोकने की जरूरत है। अंबर, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, हिजाब की जब बात आती है या हेड कवरिंग जो होती है, इस्लाम से पहले आप क्रिश्चियनिटी में देखें, आपने क्रिश्चियन नन्स को देखा होगा कि वो भी सर ढक के रखती है। यहूदियों में भी इसी तरह से सर ढका जाता है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जाइए तो उस वक्त इन्फ्लुएंशियल जो फैमिलीज की महिलाएं होती थी, वो जब बाहर निकलती थी शॉपिंग के लिए या किसी काम के लिए, तो अपने सर पे इस तरह से आंचल ढक लेती थी और हल्का सा चेहरे पे ऐसे नकाब ढक लेती थी, ताकि वो एक फैशन सिंबल होता था और लोगों को लगता था कि एक अमीर घर की औरत है, तो कोई उनपे आसानी से हाथ नहीं डालता था, कोई हमला या कोई चोर उचक्का इस तरह की हरकत नहीं करता था। तो धीरे धीरे ये एक मान्यता हो गई कि महिलाओं से इसकी सुरक्षा होती है महिलाओं की। तो वो महिलाओं की सुरक्षा का एक प्रतीक बन गया और धीरे धीरे महिलाओं पे लाद दिया गया। लेकिन धर्म के नाम पर जो किया जा रहा है उस पे तेज हो गया और मैं दुआ करती हूँ कि वो लोग उनको हिम्मत दे ऊपर वाला और वो इस तरह से अपने हक की बात कर सके। लेकिन भारत में हमें इस पे बहुत सख्ती से रुख रखने की जरूरत है, क्योंकि भारत सरकार ने अभी तक हिजाब के विवाद को लेकर कोई भी अपना रुख नहीं दिखाया है। हम भारत में जब विविधताओं की बात करते हैं तो यह सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि सारे जी अंबर आपकी बराबरी से एम्ब्रेस करेंगे। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि हम हर धर्म और जात से ऊपर उठकर सब एक जैसे हैं। तो ये बात हम सबको समझनी है कि हम सब एक जैसे। सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं कि हम आप कहीं भी स्कूल सेक्युलर इंस्टीट्यूशन में, सेक्युलरिज्म नहीं होता है। सेक्युलरिज्म होता है कि बहुत ही खास बात आप कह रही हैं, सेक्युलरिज्म है। बहुत ही खास बात कह रही हैं आप, और हम इस पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। और जाहिर सी बात है कि ईरान में जो बेटियां अपने बालों की चोटियां काट कर फेंक रही हैं, 40 से ज़्यादा मारी गई हैं, उनको देखकर इंसान के तौर पर दिल रोता है।
आज हमने भारत की 2 बेटियों से आपको मिलाया, एक हमारी संवाददाता आयशा खानम और दूसरी जो हमेशा अपना नजरिया जोरदार तरीके से रखती हैं, अंबर जैदी, सामाजिक कार्यकर्ता। तो भारत में यह नौबत ना आए, इसके लिए हम सभी को सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आयशा और अंबर जैदी, इस चर्चा में जोड़ने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि भारत में जो हिजाब मामला है उसका कोई ऐसा समाधान निकलेगा जो हमें भविष्य की तरफ ले जाएगा, पीछे की तरफ नहीं। वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो कंगाली है वो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। देखते रहिए डीडी न्यूज़। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर